Hello students, welcome to my channel Shweta Yadav Tutorials. We are committed to making your tomorrow better. Please like and subscribe my channel and don't forget to press bell icon for new updates. प्रीवियस वीडियो में हमने लीवर के फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड पैनक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी पर्टिकुलर ग्लैंड को पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। उसी में ही हम पढ़ेंगे कि वो कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी जर्मिनल लेयर से बना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो क्या पर्टिकुलर चीज़ें रिलीज करता है और उनका क्या कॉम्पोजिशन है। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पे पढ़ेंगे पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का। ये जो लीफ लाइक ग्लैंड हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, दिस लीफ लाइक ग्लैंड इज नोन एज पैनक्रियाज, दिस वन। पैनक्रियाज में अगर हम पूरा देखें तो यहाँ पे हमें तीन अलग अलग पार्ट्स दिखाई देते हैं। दिस इज हेड ऑफ द पैनक्रियाज, ये पैनक्रियाज का हेड है। ये बॉडी पार्ट है एंड दिस वन इज द टेल ऑफ द पैनक्रियाज। यानी कि पैनक्रियाज में हमें तीन पार्ट मिलते हैं, हेड, बॉडी एंड टेल। अब ये जो हेड, बॉडी एंड टेल है, इसमें से ऐसा कौन सा हिस्सा है जो एक दूसरे हिस्से में हमें अंदर दिखाई दे रहा है? तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो सी शेप्ड पार्ट है, ये है डियोडिनम। दिस पार्ट इज डियोडिनम। तो इसकी लोकेशन की जब हम बात करते हैं, सो इट इज लोकेटेड और सिचुएटेड इन द लूप ऑफ डियोडिनम, यानी कि डियोडिनम के लूप में ये प्रेजेंट है। ये मान लीजिए डियोडिनम में सी शेप पार्ट है और ये पैनक्रियाज है, तो इसका जो हेड पार्ट है इस तरीके से डियोडिनम के लूप में फिक्स्ड है। सो पहली चीज हमने पढ़ी इसकी लोकेशन के बारे में कि इट इज प्रेजेंट एट द लूप ऑफ द डियोडिनम, यानी कि डियोडिनम के लूप में प्रेजेंट है। सेकेंड, हम इसके ओरिजिन की बात करते हैं। जो पैनक्रियाज हैं वो एंडोडर्मल इन ओरिजिन है, यानी कि कौन सी जर्मिनल लेयर से बने हैं? एंडोडर्म से बने हैं। पैनक्रियाज का नेचर कैसा है? पैनक्रियाज हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स हैं। बायोलॉजी में वर्ड्स की बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि जो हेटेरोक्राइन वर्ड यहाँ पे है, वो हेटेरोक्राइन वर्ड दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ऐसे ग्लैंड्स जिनका एक पार्ट एंडोक्राइन है और उसका दूसरा पार्ट एक्सोक्राइन है, यानी कि दो पार्ट, एक एंडोक्राइन है और एक एक्सोक्राइन है। अब यहाँ पे जब हम दो पार्ट्स की बात करते हैं, यानी कि पैनक्रियाज इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, अभी हमने डिस्कस किया। दो पार्ट में पहला पार्ट इसका हम पढ़ रहे हैं एक्सोक्राइन पार्ट, दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे इसका एंडोक्राइन पार्ट। दोनों पार्ट में सबसे ज़्यादा जो पार्ट है, जो सबसे ज़्यादा परसेंट में प्रेजेंट है, वो है इसका एक्सोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट 98 to 99% है। तो बचा जितना भी परसेंटेज है वो बन जाता है एंडोक्राइन का। सबसे पहले इन दोनों चीज़ों का मतलब समझे कि एक्सोक्राइन पार्ट क्या है और एंडोक्राइन पार्ट क्या है। तो पैनक्रियाज एक ग्लैंड है, तो यहाँ पे हम इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड या इसको एंडोक्राइन ग्लैंड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या अब इनको नॉर्मली अगर हम देखें तो ऐसा भी डिस्कस कर सकते हैं कि एक्सोक्राइन पार्ट डक्ट वाला पार्ट है, यानी कि ऐसा पार्ट जिसमें डक्ट है। पैनक्रियाज जो भी सिक्रीट करेंगे ये डक्ट की सहायता से टारगेट ऑर्गन के पास चला जाएगा। ये मान लीजिए टारगेट ऑर्गन है, तो यहाँ पे जो टारगेट ऑर्गन तक चीज़ें भेजने का काम करेगी वो करेगी डक्ट। वहीं जो एंडोक्राइन पार्ट है उसको हम बोलते हैं डक्टलेस पार्ट, यानी कि पैनक्रियाज का ऐसा पार्ट जिसको हम कहते हैं डक्टलेस पार्ट या डक्टलेस ग्लैंड। तो पैनक्रियाज एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। एक्सोक्राइन में डक्ट है, एंडोक्राइन में डक्ट नहीं है, डक्टलेस है। इसका मतलब ये है कि ये जो भी बनाएंगे, इनका जो भी सिक्रीशन होगा वो ब्लड की सहायता से टारगेट ऑर्गन के पास जाएगा।
ये ब्लड की सहायता से कहाँ जाएगा? टारगेट ऑर्गन के पास जाएगा। और इनके सिक्रीशन को हार्मोन्स बोला जाता है, क्योंकि पैनक्रियाज का 1 to 2% पार्ट ही एंडोक्राइन पार्ट है। तो एंडोक्राइन पार्ट बॉडी में कहीं भी होगा तो वो हार्मोन्स सिक्रीट करेगा, और हार्मोन्स हमेशा याद रखिएगा ब्लड की सहायता से ही ट्रांसपोर्ट होंगे। अब यहाँ पे एक्सोक्राइन पार्ट की बात की जाए, इट इंक्लूड्स पैनक्रियाटिक एसिनी। इनमें क्या मौजूद है? पैनक्रियाटिक एसिनी प्रेजेंट है, जो कि पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट कर रही हैं। पैनक्रियाटिक एसिनी क्या सिक्रीट कर रही है? पैनक्रियाटिक जूस। और पैनक्रियाटिक जूस में डाइजेस्टिव एंजाइम्स या पैनक्रियाटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है। फिर हम बात करते हैं एंडोक्राइन पार्ट की। इसके एंडोक्राइन पार्ट को बोला जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी कि आइलैंड ऑफ सेल्स। ये जो आइलैंड्स ऑफ सेल है, यहाँ पे 1 to 2 मिलियन सेल्स मौजूद हैं। इस छोटे से पार्ट में मिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद हैं। एंड दीज आर स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि ये जो सेल्स हैं या ये पर्टिकुलर पार्ट है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड वाला पार्ट है, और ये सिक्रीट करेगा हार्मोन। ये मौजूद कहाँ पे है? जब हम इसका डायग्राम देखते हैं तो इसके डायग्राम में हमें 2 रीजन्स दिखाई दे रहे हैं। एक बाहर का येलो कलर वाला पार्ट, पेरिफेरल पार्ट, और एक बीच वाला पार्ट, ग्रीनिश पर्पलिश पार्ट, यानी कि 2 हिस्से हमें यहाँ पे सेपरेटेड दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो पेरिफेरल पे जो सेल्स हैं, इनको हम पैनक्रियाटिक एसिनी बोलते हैं। ये वाली जो सेल्स हैं, इनको हम पैनक्रियाटिक एसिनी बोलते हैं। दीज आर पैनक्रियाटिक एसिनी सेल्स। ये जो पैनक्रियाटिक एसिनी सेल्स है, दे आर न्यूमरस इन नंबर, यानी कि बहुत सारी सेल्स हैं। एंड ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, इनको बोलते हैं सिक्रीटरी सेल, यानी कि जो पैनक्रियाटिक एसिनी है, ये सिक्रीटरी सेल्स हैं। सिक्रीटरी क्यों है? अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि ये पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती हैं। सो हियर दिस पेरिफेरल पार्ट सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूस। ये जो बीच वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये पूरा बीच वाला जो पार्ट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये एंडोक्राइन पार्ट है, और एंडोक्राइन पार्ट सिक्रीट करता है हार्मोन्स। तो यहाँ पे ये वाली जो सेल्स ब्लूइश कलर में हमें दिखाई दे रही हैं, दीज आर नोन एज अल्फा सेल्स। इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे? अल्फा सेल्स। What they exactly secrete? They secrete glucagon hormone. ये हार्मोन सिक्रीट करती हैं जिसका नाम है ग्लूकागॉन। जो नेक्स्ट सेल्स हैं उनको हम बोलते हैं बीटा सेल्स। ये जो बीटा सेल्स हैं, दे सिक्रीट इंसुलिन। बीटा सेल्स क्या सिक्रीट करेंगी? इंसुलिन सिक्रीट करेंगी। ये जो सेंटर में आपको सेल्स दिखाई दे रही हैं, दीज आर बीटा सेल्स। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लूकागॉन? ग्लूकागॉन इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, वहीं इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, यानी कि दोनों का काम ऑपोजिट। जब 2 हार्मोन ऑपोजिट काम करें तो ऐसे हार्मोन्स को हम बोलते हैं एंटागोनिस्टिक वर्क, यानी कि 2 अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, बट वो इंटरकन्वर्सिबल रिएक्शन पे ही काम करें। एक ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना रहा है और एक ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है। इसके साथ साथ अल्फा बीटा के साथ साथ यहाँ पे डेल्टा सेल्स भी हैं, तो दीज आर नोन एज डेल्टा सेल्स। ये जो डेल्टा सेल्स हैं, दे सिक्रीट सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। ये सिक्रीट करती हैं सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। और उसी के साथ साथ एक और सेल्स हैं, दीज आर नोन एज एफ सेल्स। दे सिक्रीट पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ये सिक्रीट करती हैं पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ये पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सिक्रीट करती हैं। तो अल्फा बीटा डेल्टा और एफ सेल्स, 4 टाइप की सेल्स हो गई। और ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वाला पार्ट है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वाला पार्ट एंडोक्राइन पार्ट है।
तो एंडोक्राइन पार्ट होने की वजह से क्या सिक्रीट करेगा, केवल हार्मोन सिक्रीट करेगा। पेरीफेरी पे पैनक्रियाटिक एसिनी प्रेजेंट है। अब हल्का सा हम पैनक्रियाटिक एसिनी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। जो पैनक्रियाटिक एसिनी है, इट इज अ ग्रुप ऑफ सिक्रीटरी सेल्स, यानी कि ग्रुप ऑफ सिक्रीटरी सेल्स है सराउंडिंग अ कैविटी, यानी कि सेल्स के बीच में कैविटी प्रेजेंट है। दीज आर सराउंडिंग अ कैविटी। Each acini is lined by pyramidal shaped cells, यानी कि हर एसिनी को लाइन कर रही है पिरामिडल शेप सेल। तो यहाँ पे ये जो पैनक्रियास का स्ट्रक्चर है ये दिखाया गया है इस तरीके से। पैनक्रियास को सेक्शन में अगर हम देख रहे हैं, यानी कि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को जब हम स्टडी करते हैं तो इंटरनल स्ट्रक्चर में यहाँ ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा पार्ट ये पैनक्रियाटिक एसिनी है। और यहाँ पे बीच बीच में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी कि यहाँ पे एंडोक्राइन सेल्स स्कैटर्ड हैं। तो ये वाला पार्ट, एक पर्टिकुलर पार्ट हमने यहाँ एनलार्ज करके देखा है, ये किस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे फिर से अगर इस बात को देखें तो हम क्या बोलेंगे कि जो पैनक्रियास का एक्सोक्राइन पार्ट है वहाँ पे पैनक्रियाटिक एसिनी है। दे आर न्यूमरस इन नंबर, यानी कि संख्या में बहुत ज़्यादा, दे आर न्यूमरस इन नंबर। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिक्रीटरी सेल, यानी कि वो सिक्रीटरी सेल का ग्रुप है। ये जो ग्रुप है ये सिक्रीटरी सेल का ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप, इसको पूरे को ग्रुप बोला, यानी कि दीज ऑल टुगेदर, यहाँ पे इनको एक साथ बोला गया है। ये सिक्रीटरी सेल का ग्रुप है और ये जो सिक्रीटरी सेल का ग्रुप है ये क्या सिक्रीट कर रहा है, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट कर रहा है। और जो पैनक्रियाटिक जूस ये सिक्रीट कर रहा है वो छोटी छोटी डक्ट में जाके पोर हो जाता है। तो यहाँ पे जो छोटी छोटी डक्ट हैं, यहाँ पे बड़ी दिखाई हुई है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर को हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट्यूल, इसको हम बोलेंगे पैनक्रियाटिक डक्ट्यूल। ये जो डक्ट हमें दिखाई दे रही है दिस इज पैनक्रियाटिक डक्ट्यूल। इन्होंने जो भी बनाया, यानी कि इन सेल्स ने जो भी बनाया, ये सारी चीजें कहाँ पे पोर हो गई, ये सारी चीजें पोर हो गई पैनक्रियाटिक डक्ट्यूल में। ये जो पैनक्रियाटिक डक्ट्यूल हैं ये अल्टीमेटली ओपन हो जाते हैं मेन पैनक्रियाटिक डक्ट में। ये जितने भी डक्ट्यूल्स हैं ये कहाँ पे हो जाते हैं ओपन, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट में। जैसे इस तरीके से भी हम इसको बना के देख सकते हैं कि ये एसिनी सेल्स हैं, पिरामिडल शेप सेल्स हैं, इनके बीच में कैविटी है, यानी कि ये सेल्स सराउंड करते हैं कैविटी को। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये पैनक्रियाटिक डक्ट्यूल्स हैं। ये जो भी बनाएंगे ये डक्ट में आ जाएगा, पैनक्रियाटिक स्मॉल डक्ट्स में आ जाएगा, पैनक्रियाटिक डक्ट्यूल्स में आ जाएगा। और ये जो छोटे डक्ट्यूल्स हैं ये मेन पैनक्रियाटिक डक्ट में ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ये वाली जो डक्ट हमें दिखाई दे रही है दिस इज अ मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, ये मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है। तो जितने भी डक्ट्यूल्स हैं यहाँ पे ओपन हो गए। तो ये जो फिगर है ये हमें लीवर और पैनक्रियाज का कनेक्शन दिखाएगा कि किस प्रकार से लीवर और पैनक्रियाज आपस में एसोसिएशन दिखा रहे हैं अपना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे गॉल ब्लैडर की। गॉल ब्लैडर लीवर से आने वाले बाइल को स्टोर करता है और कॉन्सेंट्रेट करता है। गॉल ब्लैडर से जो जुड़ी हुई डक्ट है इस डक्ट को बोला जाता है सिस्टिक डक्ट। इन दोनों डक्ट्स की अगर हम बात करें तो दिस इज राइट हिपैटिक डक्ट, दिस वन इज लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। ये यहाँ पे जुड़ के कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाती है। इसको हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। कॉमन हिपैटिक डक्ट जब सिस्टिक डक्ट के साथ आके जुड़ जाती है ये कॉमन हिपैटिक डक्ट है। दिस वन इज द कॉमन हिपैटिक डक्ट एंड दिस वन इज द सिस्टिक डक्ट। सो व्हेन दे बोथ फ्यूज टुगेदर, ये दोनों जब फ्यूज होती हैं तो यहाँ पे बनती है कॉमन बाइल डक्ट, यानी कि ये क्या बन गई इधर, ये बन गई कॉमन बाइल डक्ट, यानी कि ऐसी डक्ट जो लीवर और गॉल ब्लैडर से आने वाले बाइल को ला रही है। कॉमन है दोनों के लिए, इसलिए उसको बोला गया है कॉमन बाइल डक्ट। अभी जो कॉमन बाइल डक्ट है ये डायरेक्टली डिओडिनम में अपना सिक्रीशन दे सकती है, बट यहाँ पे जैसे जैसे सिक्रीशन नीचे की तरफ पोर होता है यानी कि डिओडिनम की तरफ आता है तो रास्ते में इसको पैनक्रियाज मिलता है। पैनक्रियाज के पास भी अपनी डक्ट्स हैं,
तो कॉमन बाइल डक्ट के साथ पैनक्रियास की डक्ट फ्यूज कर जाती हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये है कॉमन बाइल डक्ट का। इस कॉमन बाइल डक्ट को एक स्फिंक्टर मसल रेगुलेट करती हैं। तो यहाँ पे ये जो कॉमन बाइल डक्ट हैं, यहाँ पे इनको एक स्फिंक्टर मसल्स रेगुलेट करती हैं। इसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। ये बाइल को रेगुलेट कर रही हैं। स्फिंक्टर मसल्स सर्कुलर मसल्स होती हैं। तो ये मान लीजिए ये वाली जो डक्ट है ये है कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट के यहाँ पे टर्मिनल पार्ट पे क्या प्रेजेंट है? स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट है, गोल मसल्स हैं। स्फिंक्टर मसल्स इसको रेगुलेट करिए कि यहाँ से आने वाला सिक्रीशन डायरेक्टली ना चला जाए। तो यहाँ पे स्फिंक्टर मसल्स इसको रेगुलेट करेंगी। तो स्फिंक्टर को हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। कॉमन बाइल डक्ट के साथ जो स्फिंक्टर है दैट इज स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। अब वही रास्ते में अभी हमने डिस्कस किया कि क्या मिला? पैनक्रियाज मिला। पैनक्रियाज में दो डक्ट्स हैं, एक है मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, दूसरी है एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट, यानी कि दो डक्ट हैं पैनक्रियाज के साथ। तो जब मेन पैनक्रियाटिक डक्ट की एक बात की जाती है तो ये बोला जाता है कि जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है वो कॉमन बाइल डक्ट के साथ फ्यूज कर गई। This is a main pancreatic duct. This one is the main pancreatic duct and this one is fuses with the bile duct. ये किसके साथ फ्यूज कर गई? बाइल डक्ट के साथ फ्यूज कर गई। बाइल डक्ट लीवर से बाइल लेके आ रहा है, तो यहाँ पे ये डक्ट बनती है हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। ये जो डक्ट बनती है इसको हम बोलते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। तो अगर ध्यान से देखें तो पैनक्रियास लेके आ रहा है पैनक्रियाटिक जूस और यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट लेके आ रही है बाइल जूस। दोनों डक्ट फ्यूज हो गई एक जगह आके। तो जब ये दोनों डक्ट एक जगह आके फ्यूज हो जाती हैं तो वो एरिया जो फ्यूज हुआ एरिया है वो कॉमन बाइल डक्ट या कॉमन पैनक्रियाटिक डक्ट से मिलके बना है, तो इसको बोलते हैं हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट डियोडिनम में ओपन हो जाती है। जब ये डियोडिनम में ओपन होती है तो यहाँ पे ये एरिया फूल जाता है। मान लीजिए ये बाइल डक्ट है और ये पैनक्रियाटिक डक्ट है। बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट यहाँ पे फ्यूज हो गई। ये बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट यहाँ पे फ्यूज हो गई। तो जब ये दोनों फ्यूज हो गई तो यहाँ पे कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट बन गई। यह है हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। अभी जो हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट है ये डियोडिनम में ओपन होगी। ये वाला पार्ट डियोडिनम का है, तो ये डियोडिनम में इस तरीके से ओपन होगी। जब ये डियोडिनम में ओपन होगी तो यहाँ पे ये वाला एरिया हल्का सा फूला हुआ दिखाई देगा दो डक्ट के फ्यूजन की वजह से। तो इसको हम बोलेंगे एम्प्यूला ऑफ वेटर। इस एरिया को हम क्या बोलेंगे? एम्प्यूला ऑफ वेटर। और वहीं यहाँ पे स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होंगी। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगी? स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होंगी। और ये स्फिंक्टर मसल्स क्या करेंगी? जो हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट में बाइल और पैनक्रियाटिक जूस है जिसको डियोडिनम में जाना है उसको रेगुलेट करेंगी। सो हियर दिस पर्टिकुलर, ये वाला जो पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये वाली जो मसल्स दिख रही हैं ये मसल्स हैं स्फिंक्टर मसल्स और इन स्फिंक्टर मसल्स को हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। दिस पर्टिकुलर इज नोन एज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, this one. Clear? So here this part is sphincter of Oddi, this one. This part is sphincter of Oddi which regulate the entry of both bile and the pancreatic juice in the duodenum. This common bile duct regulate the pouring of the bile juice in the hepatopancreatic duct, or this is the common duct. Now this is all about the connection of the liver and the pancreas, how the liver and the pancreas interconnected. But one more thing here, this is accessory pancreatic duct, this one. ये accessory pancreatic duct है जो directly duodenum में open हो रही है। इस duct को हम बोलते हैं duct of Santorini।
इस डक्ट को हम बोलते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। वहीं मेन पैनक्रियाटिक डक्ट को हम बोलते हैं डक्ट ऑफ विल्सन। डक्ट ऑफ विल्सन। एक बार दोबारा से इसको देखते हैं। बाइल लीवर से आते हुए गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ, हेपेटिक डक्ट बाइल को लेके आ रही है यहाँ पे गॉल ब्लैडर में स्टोर करने के लिए। जब ये स्टोर हो जाता है तो गॉल ब्लैडर के साथ जो डक्ट मौजूद है उसको हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट। ये जो सिस्टिक डक्ट है ये कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। कॉमन बाइल डक्ट जो है वो हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट बनाती है जब पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ फ्यूज हो जाती है, और अल्टीमेटली ये हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट एम्पुला वेटर के सहायता से स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से रेगुलेटेड होते हुए डिओडिनम में ओपन हो जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पैनक्रियास किस तरीके से अपना काम करते हैं, या ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो एसिनी सेल्स को स्टिमुलेट करता है पैनक्रियाटिक जूस बनाने के लिए। तो यहाँ पे पैनक्रियास को स्टिमुलेट करने के लिए पैनक्रियोजाइमिन सिक्रीट होता है। ये पैनक्रियोजाइमिन पैनक्रियाटिक एसिनी को स्टिमुलेट करता है पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करने के लिए, यानी कि यहाँ पे पैनक्रियोजाइमिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अगर ये नहीं बनेगा तो एसिनी स्टिमुलेट नहीं होंगी, और एसिनी स्टिमुलेट नहीं होंगी तो पैनक्रियाटिक जूस नहीं बनेगा। जब हम पैनक्रियास से आने वाले पैनक्रियाटिक जूस का कॉम्पोजिशन देखते हैं तो उस कॉम्पोजिशन में वाटर प्रेजेंट है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट है, उसमें एक पर्टिकुलर पीएच है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके अंदर प्रेजेंट एंजाइम्स। तो सबसे पहले अगर हम देखें एक ह्यूमन में ये टोटल अमाउंट में कितना सिक्रीट होता है, यानी कि ये टोटल अमाउंट में सिक्रीट होता है 1 लीटर टू 1.5 लीटर पर डे, यानी कि 1 से 1.5 लीटर ये पूरे दिन में हमारी बॉडी में बनता है। इसमें जो वाटर है वो 98% है। इसका जो पीएच है वो अल्कलाइन पीएच है। ये अल्कलाइन या बेसिक पीएच पे काम करता है। तो ध्यान रखना कि अगर पैनक्रियाटिक जूस का पीएच अल्कलाइन है तो पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट एंजाइम भी इसी पर्टिकुलर पीएच पे काम करेंगे, यानी कि अल्कलाइन पीएच पे काम करेंगे। नेक्स्ट इसमें प्रेजेंट है सॉल्ट्स इसमें 2% प्रेजेंट है। पैनक्रियाटिक जूस में केवल इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, ध्यान रखना यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्ट्स मौजूद नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंजाइम्स, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पैनक्रियाटिक जूस से मैक्सिमम डाइजेशन होता है, तो इसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, जैसे पैनक्रियाटिक अमाइलेज। पहला एंजाइम हम क्या बोल रहे हैं, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। पैनक्रियाटिक अमाइलेज स्टार्च पे एक्ट करेगा। पैनक्रियाटिक लाइपेज, लाइपेज का मतलब है फैट या लिपिड पे एक्ट करेगा। डीएनएज आरएनएज, नाम से पता चल रहा है डीएनए और आरएनए को ब्रेक डाउन करेगा, उनको तोड़ेगा, यानी कि न्यूक्लिक एसिड पे काम करेगा। प्रोएंजाइम्स यानी कि इनएक्टिव एंजाइम्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो यहाँ पे सभी चीज का डाइजेशन हो रहा है। ध्यान से अगर इस बात को देखें तो अमाइलेज भी डाइजेस्ट हो रहा है, लाइपेज भी हो रहा है, डीएनए आरएनए यानी कि यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड भी डाइजेस्ट हो रहा है, प्रोटीन भी डाइजेस्ट हो रहा है, यानी कि पैनक्रियाटिक जूस हर प्रकार का डाइजेशन करता है। इसकी डिटेल स्टडी हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा पैनक्रियास का स्ट्रक्चर कैसा है, लीवर और पैनक्रियास का कनेक्शन कैसा है, पैनक्रियास जो जूस सिक्रीट करता है उस जूस को हम पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे पैनक्रियाटिक एंजाइम हैं जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड सभी का डाइजेशन करते हैं।